नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टोकोनॉमिक्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे पैरामीटर्स जिनके बारे में हर इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों किसी भी कंपनी में निवेश करते समय हमें बहुत से पैरामीटर्स और फाइनेंशियल रेशियो को चेक करना होता है, जिससे हमें कंपनी के प्रॉफिट, लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो इन्हीं पैरामीटर्स में से कुछ पैरामीटर्स की आज हम बात करने वाले हैं, जो है पीई रेशियो और ईपीएस क्या होता है। तो सबसे पहले हम ईपीएस के बारे में जानेंगे। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये रेशो कंपनी के एक शेयर के पीछे की अर्निंग को बताता है। ईपीएस रेशो हमें बताता है कि कोई कंपनी एक फिक्स पीरियड में एक कॉमन शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। इजी लैंग्वेज में बात करें तो समझ लीजिए कि आपके पास किसी कंपनी का एक शेयर है, तो वो एक शेयर आपको एक साल में कितना रिटर्न देता है, ये ईपीएस रेशो बताता है। तो अब हम देखते हैं कि ईपीएस कैसे निकाला जाता है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू ईपीएस की कैलकुलेशन की जाती है। ईपीएस इक्वल्स टू नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है। यहाँ पर ये जो नेट इनकम है, ये सारे रेवेन्यू में से सभी एक्सपेंडिचर, टैक्सेस और डिप्रिसिएशन को कम करने के बाद निकाली जाती है। और यहाँ पर जो प्रेफर्ड डिविडेंड है, इसको इसमें से इसलिए माइनस किया जाता है क्योंकि ये कॉमन शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाता। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक एबीसी लिमिटेड कंपनी का एग्जाम्पल लिया है। इसमें इसका रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सब कुछ दिया हुआ है। और चलो मान लेते हैं कि इस कंपनी का प्रेफर्ड डिविडेंड 1000 रुपीज़ है और साल के एंड तक कुल आउटस्टैंडिंग शेयर्स 2000 है। ठीक है, तो एबीसी लिमिटेड का ईपीएस कितना होगा? ठीक है, तो चलिए हम इसको इस फॉर्मूले के थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे नेट इनकम, ईपीएस इक्वल्स टू नेट इनकम दिया है। ठीक है, तो नेट इनकम हमारा कितना है इस चार्ट में देखते हैं हम। 21,000, 21,000 माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड। प्रेफर्ड डिविडेंड कितना हमने माना है? 1000 रुपीज़। तो 21,000 माइनस 1000 जब हम करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 20,000 रुपीज़। ठीक है, तो हम जब 20,000 डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर, तो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर हमारे पास है 2000। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 2000 जब आप करोगे तो हमारे पास बचेगा 10 रुपीज़। ठीक है, तो इसका मतलब ईपीएस कितना हुआ इस कंपनी का? 10 रुपीज़। तो इस कंपनी का पिछले एक साल का ईपीएस 10 रुपीज़ है। इसका मतलब है कि ये कंपनी एक साल में एक शेयर के ऊपर 10 रुपीज़ कमाती है। इस प्रकार अगर आपके पास एबीसी लिमिटेड का 100 शेयर है, तो आपकी एक साल की अर्निंग हुई 1000 रुपीज़। ठीक है, मतलब एक शेयर पे ये 10 रुपये कमा के देती है। तो 100 शेयर पे कितना हो गए? 100 इंटू 10, 1000 रुपीज़। ठीक है, लेकिन यहाँ कंपनी के पास ऑप्शन होता है, या तो वो पूरा 1000 रुपीज़ कंपनी की ग्रोथ में लगा दे, या अर्निंग डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को पे कर दे। दूसरा भी ऑप्शन होता है कि कंपनी अर्निंग का कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में दे सकती है और बची हुई अर्निंग अपने कंपनी की ग्रोथ में लगा सकती है। ठीक है, तो यही है ईपीएस, और ईपीएस को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ईपीएस कैसे निकाला जाता है वो समझ आ गया होगा। तो अब ईपीएस समझ आने के बाद हम लोग इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते समय हमें ईपीएस क्यों देखना चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर क्यों हो जाता है, वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों लगातार बढ़ता हुआ ईपीएस ये शो करता है कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है और फ्यूचर में अपने डिविडेंड पे आउट को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ ईपीएस का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ ईपीएस का, कि इसके इस कंपनी का ईपीएस हर साल कैसे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि ईपीएस इन रुपीज लिखा हुआ है और ऊपर ये साल लिखे हुए हैं, मार्च 2012, मार्च 2013 टू अप टू मार्च 2023 तक। ठीक है, तो मार्च 2012 में इसका ईपीएस कितना था? 80 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट ईयर हो गया 100, उसके नेक्स्ट ईयर हो गया 137, उसके नेक्स्ट ईयर हो गया 175। तो देखिए हर साल थोड़ा ना थोड़ा बढ़ते जा रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अभी 2023 में देखोगे, मार्च 2023 में इसका ईपीएस है 512 रुपये। ठीक है, जब 2012 में इसका 80 रुपीज़ था, अभी 2023 में इसका 512 रुपीज़ है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम मान सकते हैं कि ये कंपनी पिछले 10-12 सालों से कंटिन्यूसली अपना ईपीएस बढ़ाते जा रही है। ठीक है, हर साल ईपीएस बढ़ाती जा रही है, हर साल। तो ये एक अच्छी कंपनी हम मान के चल सकते हैं। दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस कंपनी को खरीदो या इन्वेस्ट करो, ये बस एक स्टडी पर्पस के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ।
तो अभी हम देखते हैं कि ईपीएस का सही इस्तेमाल कैसे करें। तो अभी तक आपने ईपीएस का मीनिंग तो समझ लिया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक आप ईपीएस का सही यूज नहीं समझ लेते। ईपीएस का सीधा कनेक्शन कंपनी के प्रॉफिट कमाने से होता है। अगर आप सिर्फ 1 साल का ईपीएस देखकर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का फैसला करते हैं, तो आप गलत भी हो सकते हैं। किसी कंपनी का सिर्फ 1 साल का ईपीएस उसकी सही इमेज शो नहीं कर सकता। इसलिए आपको कंपनी का हिस्टोरिकल ईपीएस भी देखना चाहिए, जैसे कि 3 साल या 5 साल। इससे आप ईपीएस की एक्चुअल पोजीशन का पता लगा सकते हैं। अगर कोई कंपनी कंटिन्यूअसली अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है, तो उसका ईपीएस भी कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। तो जो कंपनी लगातार अपने ईपीएस को बढ़ा रही है, वो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहीं दूसरी ओर किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर साल दर साल डिक्रीज हो रहा है, तो वो कंपनी के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि ईपीएस की क्या क्या लिमिटेशंस होती है। ईपीएस किसी भी कंपनी के स्टॉक को जज करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, बट ईपीएस की कई लिमिटेशंस भी है जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस की आज हम बात करेंगे। कई बार क्या होता है कि कई बिजनेस अपने प्रॉफिट के साथ छेड़छाड़ करके अर्निंग पर शेयर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तक ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेबी की भी नज़र होती है और वो कभी ना कभी पकड़ में आ सकते हैं। ईपीएस इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करता है, इसलिए जब भी हम ईपीएस को देखते हैं तो वो गलत पिक्चर भी शो कर सकता है। इसलिए बढ़ता हुआ ईपीएस सही हो ये ज़रूरी नहीं है। कैश फ्लो कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने में इम्पोर्टेंट होता है, बट ईपीएस कैलकुलेशन में कैश फ्लो का ध्यान नहीं रखा जाता। ठीक है। तो किसी लॉस मेकिंग कंपनी को ईपीएस की मदद से इवेल्युएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों मार्केट में ऐसे भी बहुत सी कंपनियां हैं जो हर क्वार्टर में लॉस पे लॉस शो करती है, बट उस कंपनी का ईपीएस बढ़ते रहता है। तो वो भी सही बात नहीं है। इसलिए ईपीएस के साथ साथ दूसरे पैरामीटर्स को भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पॉइंट को या फिर किसी एक पैरामीटर को देखकर ही किसी शेयर में निवेश कर दें। आपको किसी स्टॉक को चुनने के लिए आपको कई पैरामीटर्स देखने की ज़रूरत होती है। चलो, ईपीएस तो आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि पी रेशो क्या होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ऑल नोटिफिकेशन हिट करें। अगर आप पी रेशो को बिना देखे और समझे किसी भी शेयर को बाय करना चाहते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि हर बड़ा इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक में निवेश करते समय पी रेशो को ज़रूर चेक करता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशो होता है। तो आज हम भी यही सीखेंगे कि हर बड़ा इन्वेस्टर स्टॉक सिलेक्ट करते समय पी रेशो को कैसे देखते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितना पी स्टॉक खरीदने के लिए अच्छा होता है। तो अब लोगों के मन में पी रेशो के बारे में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट में पी रेशो क्या होता है, पी रेशो का क्या मतलब होता है, पी रेशो कितना होना चाहिए, किसी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करते समय पी रेशो का कैसे इस्तेमाल करें, हमें कितने पी रेशो पर शेयर खरीदना चाहिए, पी रेशो कैसे बताता है कि शेयर महंगा है या सस्ता, कुछ इन्वेस्टर्स हाई पी रेशो वाले शेयर में निवेश क्यों करते हैं। तो ये सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं। आज मैं आपके इन सभी सवालों के जवाब तो दूंगा ही, साथ ही पी रेशो से जुड़ी कुछ ऐसे सीक्रेट बातें बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि पी रेशो से संबंधित आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं कि आखिर पी रेशो क्या होता है। तो पी रेशो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये एक फाइनेंशियल रेशो होता है जो ये बताता है कि आपको किस कंपनी में 1 रुपए कमाने के लिए कितना प्राइस देना पड़ता है। इस रेशो को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि एक ही सेक्टर की दो कंपनियों में से आपको किस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही इस प्राइस टू अर्निंग रेशो से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि एक जैसे फंडामेंटल वाली दो कंपनियों में से किस कंपनी का शेयर सस्ता है और किसका महंगा है। तो चलो, अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि पी रेशो होता क्या है। ठीक है। अगर किसी कंपनी का पी रेशो 10 है, तो इसका मतलब है कि आपको उस कंपनी से 1 रुपए कमाने के लिए 10 रुपए देने होंगे। अभी आप कह रहे होंगे कि 1 रुपए कमाने के लिए
कोई 10 रुपये क्यों ही देगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे छोटी वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ी आसानी हो। तो इस एग्जाम्पल को और इजी वे में हम समझते हैं। तो आप इस तरह समझिए कि अगर आप किसी कंपनी को पूरा खरीदते हैं तो आज आप उसके ओनर को 10 रुपए इकट्ठा इसलिए दे रहे हैं ताकि हर साल उस कंपनी से आपको 1 रुपया मिलता रहे। ये 1 रुपया आपको हर साल जिंदगी भर मिलता रहेगा, जबकि आपने सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट किया। इसी प्रकार आप किसी शेयर को खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक शेयर की अर्निंग यानी ईपीएस के जितने गुना प्राइस पर शेयर खरीदते हैं उसे ही पी रेशो कहते हैं। मान लीजिए XYZ कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर 20 रुपीज है। मतलब वो कंपनी हर साल अपने हर एक शेयर पर 20 रुपए कमाती है और उसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए है। मतलब ईपीएस का 5 गुना है। तो आप कह सकते हैं कि उस कंपनी का पी रेशो 5 है। ठीक है। तो पी रेशो क्या होता है वो आपको समझ आ गया। तो चलिए अब पी रेशो को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। ये जो हमने अभी 5 निकाला वो कैसे निकाला वो अभी हम देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि पी रेशो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। पी रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हम किसी कंपनी के करंट शेयर प्राइस को उसके ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास पी रेशो का फॉर्मूला है पूरा। ठीक है। पी रेशो का फॉर्मूला क्या है? पी रेशो इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है। अगर हम एग्जांपल ले तो हमारे पास ये एक कंपनी हमने ली हुई है। इसका करंट शेयर प्राइस 100 रुपये चल रहा है। ठीक है। और इसका ईपीएस 2 रुपये है। तो इसका अगर हमें पी रेशो निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? पी रेशो इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू पर शेयर। तो मार्केट वैल्यू क्या है इसकी? हमारे पास 100 रुपये। तो यहाँ पे हम 100 रुपये ले लेंगे। ठीक है। 100 डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कितना है इस कंपनी का? 2 रुपये। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इक्वल्स टू 50। ठीक है। तो इस कंपनी का पी रेशो दोस्तों 50 है। ठीक है। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इस कंपनी का अर्निंग या प्रॉफिट बढ़कर डबल हो जाता है तो उसका ईपीएस भी डबल होगा। मतलब 2 से बढ़कर 4 रुपये हो जाएगा। ठीक है। और शेयर प्राइस वैसे का वैसे 100 रुपये ही रहेगा। ठीक है। तो ऐसे में कंपनी का नया पी रेशो क्या हो जाएगा? इसका नया पी रेशो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 4। 100 डिवाइडेड बाय 4 कैसा है पता चला ना दोस्तों आपको? मार्केट वैल्यू 100 और नया पी रेशो हमने लिया है 4 रुपये। तो इसका क्या हो जाएगा नया पी रेशो? 25। ठीक है। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि पी रेशो कुछ और नहीं बल्कि किसी कंपनी के प्राइस और उसकी अर्निंग का रेशो है। ठीक है। तो आई होप आप पी रेशो के फॉर्मूला का यूज़ करके इसका कैलकुलेशन करना सीख गए होंगे। अब हम देखते हैं कि पी रेशो का इस्तेमाल कैसे करें। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए आप हर महीने रेंटल इनकम कमाने के लिए एक दुकान खरीदने का फैसला करते हैं और आप सोचते हैं कि एक ही बार में बड़ा पैसा इन्वेस्ट करके एक दुकान खरीद लेंगे और उस दुकान को किराए पर लगा देंगे। फिर जिंदगी भर हर महीने दुकान का रेंट आता रहेगा और किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है। अब आपके मन में सवाल आता है कि उस दुकान को कितने प्राइस पर खरीदना सही रहेगा? कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप उसे महंगा खरीद लें। ठीक है। तो आखिर कैसे पता चलेगा कि उस दुकान की सही वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? तो मान लीजिए आप दुकान खरीदने जाते हो लेकिन आपने देखा कि आपके एरिया में दो दुकानें हैं जिनमें से दुकान ए की वैल्यू 10 लाख है और दुकान बी की वैल्यू 12 लाख है। ठीक है। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि 10 लाख वाली दुकान खरीदे या 12 लाख वाली दुकान खरीदे, है ना? अगर हम सिर्फ प्राइस देखते हैं तो बेशक हर कोई दुकान ए खरीदने का फैसला करेगा क्योंकि उसकी कीमत दुकान बी से मतलब 12 लाख रुपए से कम है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में कोई भी फैसला प्राइस देखकर नहीं लिया जाता। इसलिए अब आपको दुकान की अर्निंग देखनी पड़ेगी। तो दोनों दुकानों की अर्निंग देखने पर पता चलता है कि दुकान ए 10,000 रुपये हर महीने कमाती है और दुकान बी 15,000 रुपये हर महीने कमाती है। तो आपके लिए कौन सी दुकान अच्छा इन्वेस्टमेंट होगी? यहीं पर हमें पी रेशो का काम आता है जो सही डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगा। ठीक है। तो अब दोनों दुकानों का पी रेशो निकाल कर पता करते हैं कि कौन सी दुकान महंगी है और कौन सी सस्ती। ठीक है। तो
पहली दुकान यानी दुकान ए जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है और मंथली इनकम 10,000 रुपए है, पी रेशो के फॉर्मूले के अनुसार उसका पी कितना होगा? 10 लाख डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, तो कितना आएगा इसका? जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका पी रेशो निकल कर आएगा 100 रुपए। ठीक है, और अब हम दूसरी दुकान है दुकान बी का जब पी रेशो निकालते हैं तो फॉर्मूले के अनुसार 12 लाख डिवाइडेड बाय 15,000 जब हम करेंगे इसका पी रेशो निकल कर आएगा 80 रुपए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दुकान बी का पी रेशो 80 है और दुकान ए का पी रेशो 100 है, क्योंकि दुकान ए का पी रेशो दुकान बी से ज़्यादा है। का मतलब है कि वैल्यूएशन के हिसाब से दुकान बी सस्ती है जबकि दुकान ए महंगी। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ प्राइस देकर डिसीजन लेते तो आपका फैसला गलत होता। इसलिए आपके लिए 12 लाख कीमत वाली दुकान बी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, ना कि 10 लाख वाली दुकान ए। ठीक इसी तरह पी रेशो का उपयोग सिर्फ सस्ते शेयर की जगह अच्छे वैल्यू स्टॉक को पहचानने के लिए भी किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि पी रेशो से कैसे पता करें कि कोई शेयर महंगा है या सस्ता। मान लीजिए कंपनी ए का शेयर प्राइस 150 रुपये है। ठीक है, शेयर प्राइस 150 रुपीज़ है और अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस 10 रुपीज़ है, तो इसका पी रेशो कितना होगा? ठीक है, इसका पी रेशो होगा 150 डिवाइड बाय 10 जब करेंगे तो पी रेशो होगा 15 रुपये। ठीक है, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि जो कंपनी ए का पी रेशो 15 निकल कर आया वो महंगा है या सस्ता? ये पता करने के लिए आपको कंपनी ए को सेम इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी बी से कंपेयर करना होगा। अब मान लो कंपनी बी का शेयर प्राइस 300 रुपीज़ है और अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस 15 रुपीज़ है, तो इसका पी रेशो कितना आएगा? 20। ठीक है, 300 डिवाइडेड बाई 15 आप करोगे तो इसका पी रेशो 20 निकल कर आएगा। ठीक है, अब आपको इन दोनों कंपनियों का इंडस्ट्री या सेक्टर पी देखना है। तो मान लीजिए कि कंपनी ए और बी दोनों फार्मा सेक्टर की कंपनियां हैं जिसका सेक्टर पी मतलब सेक्टर एवरेज पी उसका 18 है। ठीक है, तो सेक्टर पी को देखकर हम कह सकते हैं कि कंपनी ए जिसका पी रेशो 15 है उसका शेयर सस्ता है और कंपनी बी जिसका पी रेशो 20 है उसका शेयर इंडस्ट्री के मुकाबले थोड़ा महंगा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हमेशा अंडर वैल्यूड शेयर अच्छे होते हैं। हो सकता है कि जो शेयर महंगा है वो इसलिए ओवर वैल्यूड है क्योंकि वो तेजी से ग्रोथ दिखा रहा है और इसलिए इन्वेस्टर उस शेयर को हाई वैल्यू पर भी खरीदने के लिए तैयार है। तो जो वो आपके लिए अच्छा निवेश हो सकता है। ठीक है, तो फिर आपको किस वैल्यूएशन पर शेयर खरीदना चाहिए, हाई पी या लो पी पर? तो आइए अब इसके बारे हम जानते हैं। तो पी रेशो को देखकर हमें क्या पता चलता है वो अब हम देखेंगे। मान लीजिए एक्स लिमिटेड कंपनी है जिसके लास्ट 3 साल के फाइनेंशियल कुछ इस तरह है। यहाँ ईपीएस में हर साल लगभग 10% की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, जिसे बहुत कम माना जाता है। और हर साल पी रेशो 10 है जिसे भी बहुत कम माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्स लिमिटेड कंपनी एक लो पी एंड लो ग्रोथ कंपनी है। दोस्तों, लो ग्रोथ कंपनियों के प्राइस तेजी से नहीं बढ़ पाते और इसलिए उनकी पी रेशो भी कम रहते हैं। अब इस कंपनी का पी इतना कम है तो क्या इतने सस्ते प्राइस पर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए ये समझने के लिए एक दूसरी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अब वाई लिमिटेड कंपनी के लास्ट 3 साल के फाइनेंशियल कुछ इस तरह है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईपीएस में हर साल 100% की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, 20 से 40, 40 से 80, तो हर साल 100% की ग्रोथ हो रही है जिसे बहुत हाई माना जाता है। और कंपनी का अभी तीसरे साल का पी रेशो 40 है जिसे भी बहुत हाई माना जाता है। इस तरह दोस्तों वाई लिमिटेड कंपनी एक हाई पी हाई ग्रोथ कंपनी है। दोस्तों बेसिकली हाई ग्रोथ कंपनियों के शेयर बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इसीलिए इनके पी रेशो भी बहुत हाई होते हैं। तो पहली कंपनी है एक्स लिमिटेड जिसका पी भले ही कम है लेकिन इसकी ग्रोथ भी कम है।
क्योंकि ये हर साल सिर्फ 10% के हिसाब से बढ़ रही है। जबकि दूसरी कंपनी वाई लिमिटेड जो हर साल 100% के हिसाब से बढ़ रही है, मतलब इसका पी भले ही ज़्यादा है लेकिन इसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। अगर दूसरी कंपनी वाई लिमिटेड फ्यूचर में भी 100% या इवन 50% भी ग्रो करती रही, तो इसका 40 का जो पी है वो जस्टिफाइड हो सकता है। जबकि एक्स लिमिटेड कंपनी फ्यूचर में भी सिर्फ 10% से ही ग्रो करती रही, मतलब हो सकता है कि उस इंडस्ट्री में ही ग्रोथ की चांसेस ना हो। और इसलिए दोनों कंपनी में से वाई लिमिटेड कंपनी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। इन दोनों कंपनियों को देखने के बाद अब आपको लग रहा होगा कि हमें हमेशा हाई पी वाली कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि लो पी वाली कंपनी में, क्योंकि हाई पी वाली कंपनी का शेयर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड के लास्ट 3 साल के फाइनेंशियल कुछ इस तरह है, ठीक है? और कंपनी का ईपीएस और शेयर प्राइस हर साल कम हो रहा है, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर साल ये जो ईपीएस है हर साल इस कंपनी का कम हो रहा है, इसी के साथ साथ शेयर प्राइस भी बहुत कम हो रहा है। अब अगर आप सिर्फ पी रेशो को देखोगे तो आपको लगेगा कि कंपनी ग्रो कर रही है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। कि ईपीएस कम हो रहा है और शेयर प्राइस भी इसके साथ कम हो रहा है, लेकिन पी रेशो आप देखोगे तो बढ़ रहा है कंटिन्यूस, ठीक है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर हर साल कम होते जा रहा है, इस वजह से कंपनी का शेयर प्राइस भी कम हो रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि कंपनी का ईपीएस उसके शेयर प्राइस के कंपैरिजन में ज़्यादा तेजी से कम हो रहा है, इसलिए पी रेशो घटने की बजाय बढ़ रहा है। तो इस एग्जाम्पल से ये समझ रहा है दोस्तों कि अगर किसी शेयर का पी बढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी भी ग्रो कर रही हो। जैसे कि हर साल ए लिमिटेड कंपनी की अर्निंग कम हो रही है, मतलब इस कंपनी की ग्रोथ निगेटिव है, और निगेटिव ग्रोथ वाली कंपनी में आपको डेफिनेटली कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए एक और लास्ट कंपनी का एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको पी रेशो का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों मान लो एक कंपनी है बी लिमिटेड के लास्ट 3 साल का ईपीएस शेयर प्राइस और पी रेशो कुछ इस तरह है। तो इस कंपनी में आप देख सकते हैं कि ईपीएस हर साल 100% से बढ़ रहा है, ठीक है। 20 से 40, 40 से 80, तो 100% बढ़ रहा है, जिसको बहुत हाई हाई माना जाता है, ठीक है। लेकिन इस दौरान कंपनी का शेयर प्राइस एकदम कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। 400 का 400 पे ही है, इसलिए इसका पी जो है वो कंटिन्यूसली घट रहा है, ठीक है। अब अगर कोई भी सिर्फ पी रेशो को देखेगा तो उसे लगेगा कि कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है, पर असल में ऐसा नहीं है। कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर हर साल डबल होता जा रहा है, पर किसी टेम्पररी रीजन की वजह से उसके शेयर प्राइस में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुई है, और इसलिए पी रेशो बढ़ने की जगह घट रहा है। इस तरह दोस्तों ये कंपनी का पी रेशो घटने के बाद भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो अब तक हमने 4 अलग-अलग कंपनियों के एग्जांपल्स देखे, जिससे आपको पता चल गया होगा कि कंपनियों में अलग-अलग पी रेशो के क्या मतलब होते हैं, और अगर किसी कंपनी का पी लो है तो वो क्यों लो है, और अगर पी हाई है तो वो क्यों हाई है। तो अब हम देखेंगे पी रेशो को देखते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले कंपैरिजन करते समय दोनों कंपनियां एक ही इंडस्ट्री की होनी चाहिए। पी रेशो के आधार पर कंपनियों को तभी कंपेयर करें जब वो एक ही इंडस्ट्री की हो, क्योंकि हर सेक्टर का पी अलग अलग होता है। इसलिए जब आप कंपनियों की कंपैरिजन करें तो ध्यान में रखें कि दोनों कंपनियां एक ही सेक्टर की होनी चाहिए। मतलब आपको सॉफ्टवेयर कंपनी को हमेशा सॉफ्टवेयर कंपनी से कंपेयर करना चाहिए, ना कि केमिकल, फार्मा, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल या किसी दूसरे सेक्टर की कंपनी से। क्योंकि किसी सेक्टर का पी रेशो आपको हमेशा हाई देखने को मिलेगा, तो किसी सेक्टर का पी आपको हमेशा लो देखने को मिलेगा। जैसे नॉर्मली कंज्यूमर कंपनी का पी रेशो हमेशा ज़्यादा ही देखने को मिलता है। तो इसीलिए अगर आप अलग अलग सेक्टर की कंपनियों की कंपैरिजन पी की मदद से करते हैं तो आप कभी भी सही इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो मैं आपको उसका एक एग्जांपल बताता हूँ कि जो हाई ग्रोथ सेक्टर की कंपनियां होती है उनका पी रेशो हमेशा हाई देखने को मिलता है। जैसे कि पिडीलाइट हो गया, एशियन पेंट, ये दोनों हाई ग्रोथ कंपनियां हैं। ये अपने बिजनेस में मोनोपोली और मार्केट लीडर कंपनियां हैं, इसलिए इनका पी हमेशा 80 या 90 से ज़्यादा ही रहता है।
के उल्टा लो ग्रोथ सेक्टर जैसे कि ऑयल, गैस, स्टील, इनके पी हमेशा कम ही देखने को मिलते हैं। तो अब पी रेशो के बारे में सब समझने के बाद सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि स्टॉक बाय करते समय पी रेशो कितना होना चाहिए। तो एक अच्छा पी रेशो 20 के आसपास होना चाहिए, जो कि ना ज़्यादा सस्ता होता है और ना ज़्यादा महंगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हाई ग्रोथ कंपनियों के शेयर हमेशा ज़्यादा पी पर ट्रेड करते हैं। इसलिए सिर्फ लो पी होना चाहिए ये सोचकर शेयर नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, आई होप आपको ईपीएस और पी रेशो क्या होता है और दोनों को यूज़ करके अच्छे स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करें आपको समझ आ गया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टॉकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करें।